क्या आप जानते हैं कि राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में क्या अंतर होता है और नए राज्यों का निर्माण कैसे होता है और इसका संविधान के किस भाग में, किस अनुच्छेद में इसका उल्लेख है? इससे जुड़े हुए अन्य पहलुओं को भी हम समझेंगे कि इसके अंतर्गत तो संघ और राज्य क्षेत्रों के अंतर्गत। जय हिंद, मैं हूं कुमार सत्या और स्वागत करता हूं द एकेडमी 2.0 पर। यदि आप चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को पूरा देखें ताकि आपके एक एक जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो सके। ठीक है, आइए हम इस क्लास की शुरुआत करते हैं। देखें, संघ और राज्य क्षेत्र क्या है। इसका जो प्रावधान है वो कहाँ होता है, तो संविधान के भाग 1 में। कहाँ पे इसका प्रावधान है, तो संविधान के भाग 1 में। संविधान का भाग 1 क्या कहता है, संघ और राज्य क्षेत्रों की बात करता है। किसकी बात करता है, संघ और राज्य क्षेत्रों की बात करता है। और जो संविधान का भाग 1 है इसके अंतर्गत अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक आते हैं। अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक के जो अनुच्छेद है वो भाग 1 के अंतर्गत आते हैं। अब बात आती है कि इसका जो अनुच्छेद 1 है वो क्या कहता है। अनुच्छेद 1, तो जो संविधान का अनुच्छेद 1 है ये कहता है कि भारत अर्थात इंडिया, भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। इंडिया क्या होगा, राज्यों का संघ होगा। राज्यों का क्या होगा, संघ होगा। ठीक है, अनुच्छेद 1 कहता है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा, यानी इंडिया डेट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट। जब ये अनुच्छेद ये बातें कहता है तो इस अनुच्छेद से दो बातें क्लियर होती हैं। पहला बात यह है कि देश का नाम क्या होगा, पहले देश का नाम, और दूसरे से पता चलता है कि यहाँ की राज पद्धति क्या होगी, शासन पद्धति क्या होगी। यानी दो बातें यहां से क्या होती हैं, क्लियर होती हैं। किससे, संविधान के अनुच्छेद 1 से। अब बात आती है कि देश का नाम क्या होगा। तो जब संविधान सभा बना और उस संविधान सभा में जब देश के नाम को लेकर चर्चा हो रही थी तो उस दौरान जो संविधान सभा है, संविधान सभा के सदस्यों के बीच भारत के नाम को लेकर बहुत ही मतभेद था। कुछ लोगों का मानना था कि देश का नाम क्या होना चाहिए, भारत होना चाहिए, जबकि कुछ लोगों का मानना था कि देश का नाम क्या होना चाहिए, इंडिया होनी चाहिए। जब इन बातों को लेकर चर्चा हो रही थी तब संविधान सभा ने इन दोनों ही नामों को अपनाया और इसलिए संविधान के अनुच्छेद 1 में इस बात का जिक्र किया गया कि इंडिया डेट इज भारत यूनियन ऑफ शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट। ठीक है, अब फिर बात आती है कि यहाँ पे देश का नाम क्या पता चला, पहला तो भारत और इसी का नाम क्या, इंडिया। अर्थात संविधान में इंडिया और भारत दोनों नामों का क्या है, उल्लेख है, दोनों नामों का जिक्र है। अर्थात भारत का नाम इंडिया भी है और भारत भी है। दूसरा कि यहाँ की राज पद्धति कैसी होगी, यानी शासन पद्धति कैसी होगी, तो यहाँ की शासन पद्धति कैसी होगी, संघात्मक होगी। कैसी होगी, संघात्मक। लेकिन यहाँ पे जो इंडिया है ये क्या है, राज्यों का संघ है। क्या है, राज्यों का संघ है। अब एक होता है राज्यों का संघ, एक होता है संघीय राज। इन दोनों में क्या अंतर है, एक क्या है संघीय राज, संघीय राज, और दूसरा है राज्यों का संघ, राज्यों का संघ। जब हम बात करते हैं संघीय राज की तो इसको कहा जाता है फेडरल ऑफ स्टेट, या फेडरल स्टेट कह सकते हैं, या फेडरल ऑफ स्टेट इसको कह सकते हैं कि यूनियन ऑफ स्टेट, यूनियन ऑफ स्टेट, यहां फेडरल ऑफ स्टेट हो। ठीक है, तो जो संघीय राज है इसको क्या कहा जाता है, फेडरल ऑफ स्टेट कहा जाता है, और राज्यों के संघ को क्या कहा जाता है, यूनियन ऑफ स्टेट कहा जाता है। अब बात आती है कि फिर इन दोनों में अंतर क्या है। दोनों तो राज्यों के ही संघ है, दोनों में क्या है, संघ है, लेकिन पहले वाले के लिए संघीय राज कहा जाता है, दूसरे के लिए राज्यों का संघ कहा जाता है। इसमें अंतर क्या है,
इसमें अंतर यह है कि जो संघीय राज्य की बात की जाती है, इस संघीय राज्य में यह संघ कैसे बनता है, तो आपको याद रखना है कि यह संघ जो है राज्यों के बीच समझौते से बनता है। राज्यों के बीच समझौते से इसका क्या होता है, निर्माण होता है, समझौते से। यानी राज्यों के बीच क्या होता है, समझौता है, और उस समझौता के तहत क्या होता है, संघ का निर्माण होता है, तब उसे क्या कहते हैं, संघीय राज्य कहते हैं। वहीं अगर हम राज्यों के संघ की बात करें तो भारत के जो राज्य हैं, इनके बीच में राज्यों के बीच कोई समझौता नहीं है। राज्यों के बीच कोई समझौता नहीं है, कोई समझौता नहीं है, इसके बीच में कोई समझौता नहीं हुआ है। जबकि यहां पे राज्यों के बीच क्या हुआ है, समझौता हुआ है। यहां पे जो राज्य हैं, ये संघ से अलग होने की इनको, ये संघ से अलग हो सकते हैं। राज्य क्या हो सकते हैं, संघ से अलग हो सकते हैं। संघ से क्या हो सकते हैं, अलग हो सकते हैं, संघ से अलग हो सकते हैं। लेकिन यहां पे जो राज्य हैं, ये संघ से अलग नहीं हो सकते हैं, ये संघ से अलग नहीं हो सकते हैं, संघ से अलग नहीं हो सकते। ठीक है, तो यहां के जो राज्य हैं क्या होंगे, यानी जो राज्यों के संघ है, इसमें जो संघ के राज्य हैं, ये संघ से अलग नहीं हो सकते। लेकिन यहाँ पे जो संघीय राज्य है, इसमें जो राज्य हैं, जो समझौते के परिणाम हैं, ये राज्य संघ से क्या हो सकते हैं, अलग हो सकते हैं। इसके साथ ही साथ जो है राज्य है ना, इनके सीमा में परिवर्तन करने के लिए इनसे अनुमति लेनी अनिवार्य है। ठीक है ना, अर्थात इनके अनुमति पे ही इनके राज्य के सीमा में परिवर्तन किया जा सकता है। अर्थात इनके राज्य सीमा में परिवर्तन इनके अनुमति से ही होगा। राज्य सीमा में परिवर्तन कब होगा, इनकी अनुमति से। इनकी क्या होगी, इनकी अनुमति होगी। जब इनकी अनुमति होगी तभी क्या होगा, इसमें इनके सीमा में परिवर्तन कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन यहां पे क्या है, अगर हम यहां राज्यों के संघ की बात करें तो यहां पे अगर इनके जो राज्य हैं, अगर इनके सीमा में परिवर्तन करना चाहेंगे तो यहां पे राज्यों की अनुमति अनिवार्य नहीं है। यहां राज्यों की अनुमति अनिवार्य नहीं है। ठीक है, क्योंकि होता क्या है कि राज्यों की अनुमति ली जाती है, लेकिन वो न तो राष्ट्रपति के लिए बाध्य होती है, न संसद के लिए बाध्य होती है, केवल एक औपचारिकता होती है यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे उनकी अनुमति अनिवार्य है। अगर इन्होंने कहा कि हमारे सीमा में परिवर्तन नहीं हो सकता तो नहीं हो सकता, लेकिन यहाँ पे इन्होंने कहा कि हमारे राज्य सीमा में कोई परिवर्तन नहीं होगा, कोई फर्क नहीं पड़ता, राष्ट्रपति और संसद चाह रहे हैं तो इसमें क्या कर सकते हैं, परिवर्तन कर देंगे। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होगा। अब बात आती है कि इनका उदाहरण क्या है, तो आपको याद रखना है कि जब हम संघीय राज्य की बात करते हैं तो इसका सबसे अच्छा उदाहरण है अमेरिका। कौन है, अमेरिका, यानी यूएसए, यानी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। वहीं अगर हम राज्यों के संघ की बात करते हैं कि इसका सबसे अच्छा उदाहरण कौन सा है, तो आपको याद रखना है भारत। कौन है, भारत। ठीक है, अर्थात भारत क्या है, राज्यों का संघ है, और यहाँ पे जो अमेरिका है ये संघीय राज्य है। ठीक है, अब देखें कि जो भारत है अर्थात इंडिया राज्यों का संघ है, इसके अंतर्गत 3 तरह के राज्य क्षेत्र शामिल होते हैं। कितने तरह के राज्य क्षेत्रों की बात की जाती है, 3 प्रकार के राज्य क्षेत्र इसमें क्या होते हैं, शामिल होते हैं। ठीक है, इसमें कितने तरह के राज्य क्षेत्र शामिल होते हैं, तो इसमें 3 प्रकार के राज्य क्षेत्र शामिल हैं। 3 प्रकार के राज्य क्षेत्र। जब 3 प्रकार के राज्य क्षेत्र इसमें शामिल हैं तो कौन कौन से हैं, पहला है संघीय राज्य या संघ राज्य क्षेत्र।
संघ राज्य क्षेत्र। जो दूसरा है राज्यों का राज्य क्षेत्र, राज्यों का राज्य क्षेत्र। और जो तीसरा है वो है कि आने वाले टाइम में या फिर फ्यूचर में भारत में शामिल होने वाले राज्य क्षेत्र, ठीक है ना, यानी भविष्य में भारतीय राज्य क्षेत्र में, भारतीय राज्य क्षेत्र में शामिल होने वाले राज्य क्षेत्र, होने वाले राज्य क्षेत्र। यानी जब संविधान बना तो उस समय यह उल्लेख किया गया कि जो राज्य क्षेत्र भारत में अभी शामिल नहीं है, लेकिन अगर फ्यूचर में वो भारत में शामिल होते हैं तो वो भी क्या होंगे, वो भी भारत के राज्य क्षेत्र होंगे। तो इस प्रकार से भारत में जब हम राज्यों के संघ की बात करते हैं तो इसके अंतर्गत 3 प्रकार के राज्य क्षेत्र शामिल होते हैं। जो पहला है इसे कहते हैं संघ राज्य क्षेत्र, दूसरा राज्यों का राज्य क्षेत्र और तीसरा भविष्य में भारतीय राज्य क्षेत्र में शामिल होने वाले राज्य क्षेत्र। तो ये 3 बातों का, ये 3 राज्य क्षेत्रों का इसमें उल्लेख है। आगे बढ़े, देखें संविधान का जो अनुच्छेद 2 है वो क्या कहता है। जब हम संविधान के अनुच्छेद 2 की बात करते हैं तो जो अनुच्छेद 2 है ये विदेशी राज्य से संबंधित है। किससे संबंधित है? विदेशी राज्य से। अनुच्छेद 2 ये किससे संबंधित है? विदेशी राज्यों के, विदेशी राज्य क्षेत्र के प्रवेश व पुनर्गठन से या गठन से, विदेशी राज्य क्षेत्र के प्रवेश व गठन से संबंधित है। लेकिन ये कहां प्रवेश और गठन की बात कर रहा है? भारत में, ठीक है। अर्थात वे राज्य क्षेत्र जो भारत के हिस्से नहीं है और उन्हें क्या करना है, भारत में मिलाना है, तो उसकी बात कौन करता है? अनुच्छेद 2 करता है। अर्थात इसी अनुच्छेद 2 के तहत किसी राज्य को, किसी राज्य क्षेत्र को भारत में मिलाया जाएगा। अगर वो अस्तित्व में है तो उसका केवल क्या होगा? प्रवेश होगा। अगर वो अस्तित्व में नहीं है और उस क्षेत्र को अगर भारत में शामिल किया जाता है तो उसको, उससे क्या किया जाएगा? उसका गठन किया जाएगा, नए राज्य का गठन किया जाएगा, अर्थात राज्य का गठन होगा। बात समझ में आया ना? तो अनुच्छेद 2 क्या करता है? तो ये भारत में शामिल हो, भारत में जो विदेशी राज्य क्षेत्र के भाग हैं उन्हें क्या करना, उनके प्रवेश और गठन से संबंधित है। अर्थात अगर कोई राज्य क्षेत्र पहले से अस्तित्व में है लेकिन वो भारत का हिस्सा नहीं है और भारत उसको क्या करना है, अपने में शामिल करेगा, अर्थात वहां पे ये प्रवेश वाला कंडीशन लागू होगा। लेकिन किसी ऐसा राज्य क्षेत्र का कुछ भाग या फिर ऐसा राज्य क्षेत्र जो पहले से गठित नहीं है, अगर उसको भारत में शामिल करना है तो उसमें भी अनुच्छेद 2 के तहत ही क्या करेगा? राज्य का गठन होगा। अर्थात ये विदेशी राज्य के भारत में प्रवेश और गठन से ये संबंधित है, ठीक है। अब देखें अनुच्छेद 3 क्या कहता है। अनुच्छेद 3, जब अनुच्छेद 3 की बात करते हैं तो अनुच्छेद 3 क्या कहता है? तो ये भारतीय क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले राज्यों के नाम और सीमा में परिवर्तन और क्षेत्र में परिवर्तन की बात करता है, ठीक है ना। यानी भारतीय राज्य क्षेत्र के अंतर्गत, भारतीय राज्य क्षेत्र के अंतर्गत राज्यों के सीमा, नाम, क्षेत्र में परिवर्तन की बात करता है, ठीक है। अर्थात तथा नए राज्य के निर्माण की बात करता है, नए राज्य का गठन या नए राज्य का निर्माण। तो नए राज्य के निर्माण की बात कहां की गई है? अनुच्छेद 3 में की गई है। इसी के अंतर्गत किसी राज्य के सीमा में परिवर्तन कर सकते हैं, उसके नाम में परिवर्तन कर सकते हैं, उसके क्षेत्र में परिवर्तन कर सकते हैं और नए राज्य का क्या कर सकते हैं? निर्माण कर सकते हैं। इसके अंतर्गत 5
प्रकार के निर्माण की बात की जाती है। पहला कि हम क्या करेंगे, नए राज्य का निर्माण करेंगे। क्या करेंगे, नए राज्य का निर्माण, नए राज्य का निर्माण। अब जब नए राज्य के निर्माण की बात कर रहे हैं तो पांच, ये कौन किस तरह से नए राज्य का निर्माण होगा? तो ऐसा कर सकते हैं कि हम क्या कर लें, दो या दो से अधिक राज्यों को मिला लें, तब हम इसका नए राज्य का निर्माण कर सकते हैं। या ऐसा हो सकता है कि दो या दो से अधिक राज्यों के कुछ क्षेत्रों को काट के एक में मिला दें, जिससे कि एक नया राज्य का निर्माण हो जाए। या फिर क्या करें कि दो राज्यों को ही मिला दें, जिससे कि एक नए राज्य का निर्माण हो जाए। इस प्रकार से नए राज्य के निर्माण की बात करता है। दूसरा है, यानी ख की बात करें, ये कहता है कि राज्य का जो क्षेत्र है उसको बढ़ा सकते हैं। क्या कर सकते हैं, राज्य का क्षेत्र बढ़ा सकते हैं। राज्य का क्षेत्र क्या करना, बढ़ाना। अर्थात क्या कर सकते हैं, कोई राज्य है पहले से, तो उसमें क्या कर सकते हैं कि अगल बगल के राज्यों के कुछ हिस्से को काट के और इस राज्य में मिला दे, ताकि उसका क्षेत्रफल क्या हो जाए, बढ़ जाए। अर्थात राज्य का क्षेत्रफल क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। और क्या कर सकते हैं, तो राज्य का क्षेत्रफल क्या कर सकते हैं, घटा सकते हैं। यानी बढ़ाने की भी बात की गई है और घटाने की। अर्थात मान ली कोई राज्य क्षेत्र बहुत बड़ा है, तो उसके कुछ हिस्से को काट के वहां से निकाल देंगे, जिससे कि अब उसका राज्य क्षेत्र क्या हो गया, घट गया। फिर राज्य के नाम में परिवर्तन कर सकते हैं। राज्य के नाम में परिवर्तन, अर्थात जो राज्य है उसके नाम में परिवर्तन कर देंगे उसका। जैसे मान ले यूपी है, यूपी का जो पहले नाम था संयुक्त प्रांत हुआ करता था, और अभी क्या नाम है, उत्तर प्रदेश है। तो उसी प्रकार से यहाँ पे राज्यों के नाम में क्या कर सकते हैं, परिवर्तन कर सकते हैं। फिर जो पांचवा है कि किसी राज्य के राज्य क्षेत्र में परिवर्तन कर सकते हैं। राज्य क्षेत्र में परिवर्तन, राज्य क्षेत्र में परिवर्तन। तो ये इतने तरह के प्रावधान कौन करता है, अनुच्छेद 3 करता है। लेकिन इसके लिए कुछ शर्तें भी रखता है। क्या करता है, कुछ शर्तें भी रखता है। पहला शर्त यह है कि यहाँ पे अगर इसके शर्तों की बात करें, पहला शर्त यह है कि ये प्रावधान करने से पहले, ये विधेयक लाने से पहले राष्ट्रपति की मंजूरी आवश्यक होगी। राष्ट्रपति की मंजूरी अनिवार्य होगी। राष्ट्रपति की मंजूरी अनिवार्य होगी। अर्थात राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से ही इस विधेयक को क्या किया जाएगा, लाया जाएगा। इससे संबंधित किसी विधेयक को लाया जाएगा। कब लाया जाएगा, राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से, पूर्व अनुमति से। ठीक है, जब राष्ट्रपति महोदय इस पे अपना अनुमति देंगे तभी ये विधेयक आएगा। उसके बाद से जो प्रभावित होने वाले राज्य हैं उनके पास जाएगा मंजूरी के लिए। तो पहला शर्त यह है कि जो राष्ट्रपति हैं इनकी पूर्व अनुमति से ही इससे संबंधित विधेयक को लाया जाएगा। और दूसरा यह है कि प्रभावित राज्य के पास अनुमति के लिए जाएगा, वो भी एक निश्चित समय सीमा के अंतर्गत। ठीक है ना, अर्थात ये क्या होगा, प्रभावित राज्य के पास भेजा जाएगा। प्रभावित राज्य के पास क्या जाए, किस लिए जाएगा, तो मंजूरी के लिए जाएगा। मंजूरी या कह सकते हैं सुझाव के लिए। और ये एक निश्चित समय सीमा के लिए भेजी जाएगी कि इतने समय सीमा के अंतर्गत आप क्या करें, अपना सुझाव दें। यदि ये राज्य अपना सुझाव देता है तो सुझाव देने पर जो राष्ट्रपति महोदय हैं या जो संसद है, इनके सुझाव को मानने के लिए अनिवार्य नहीं है, बाध्य नहीं है कि ये क्या करेंगे, इनके सुझावों को मानेंगे। इसके साथ ही साथ ये तो राज्यों के साथ ऐसा है, लेकिन
अगर मान लेते हैं कि राज्य की जगह पे कोई केंद्र शासित प्रदेश हो, क्या हो? केंद्र शासित प्रदेश हो, केंद्र शासित प्रदेश। अगर केंद्र शासित प्रदेश है तब तो केंद्र शासित प्रदेश के लिए इनको या इनके विधानसभा को नहीं भेजा जाएगा ये विधेयक, अर्थात राष्ट्रपति के द्वारा इनकी मंजूरी के लिए, इनकी सुझाव के लिए, इनका सुझाव लेने के लिए विधेयक को इनके पास नहीं भेजा जाएगा। क्यों? क्योंकि जो केंद्र शासित प्रदेश है इसका शासन कौन करता है? तो इसकी शासन की जो बागडोर है ये राष्ट्रपति के हाथों में होती है और राष्ट्रपति महोदय अपने विभिन्न माध्यमों से ये क्या करते हैं, यहाँ पे शासन करते हैं। इसलिए यहाँ पे वो इनकी मंजूरी के लिए ये नहीं भेजते हैं, इनका सुझाव लेने के लिए नहीं भेजते हैं। एक चीज आपको यहाँ पे याद रखना है, जो अभी पहले बता चुके हैं कि यहाँ पे राष्ट्रपति जो है राज्यों से सुझाव या उनकी मंजूरी लेने के लिए कि आपको इससे कोई दिक्कत तो नहीं है, क्या इसमें परिवर्तन किया जाएगा, ऐसा कुछ, तो ये अपना सुझाव देते हैं, अपना मत देते हैं, लेकिन इस मत को राष्ट्रपति मानने के लिए बाध्य नहीं है या संसद बाध्य नहीं है। लेकिन जब वही संघ राज्य क्षेत्र की बात कर संघीय क्षेत्र की बात करते हैं या संघीय राज्य की बात करते हैं यानी यूएसए की बात करते हैं, तो वहां पे राज्यों के द्वारा दी गई सुझाव राष्ट्रपति को मानना अनिवार्य होगा। क्यों? क्योंकि वो जो राज्य हैं समझौते के परिणाम है, ठीक है ना, समझौते के तहत ही उस संघीय राज्य का निर्माण हुआ है, इसलिए वहां पे राष्ट्रपति को उनकी सुझाव को मानना क्या होता है, अनिवार्य होता है। लेकिन यहाँ पे इनके सुझाव को मानना बाध्य नहीं है, अनिवार्य नहीं है, ठीक है। अब बात करते हैं अनुच्छेद 4 की। संविधान का अनुच्छेद 4 क्या कहता है, ठीक है। जब हम अनुच्छेद 4 की बात करते हैं तो अनुच्छेद 4 जो है अनुच्छेद 2 और 3 का उल्लेख करता है। अनुच्छेद 4, ये अनुच्छेद 4 क्या कहता है? जो अनुच्छेद 4 है ना, ये कहता है कि अनुच्छेद 2 और 3 में किया गया संशोधन, अनुच्छेद 2 और 3 के तहत किया गया संशोधन अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन नहीं माना जाएगा, ठीक है ना। अर्थात अनुच्छेद 2 व अनुच्छेद 3 के अंतर्गत किया गया संशोधन अनुच्छेद 368 के संविधान संशोधन के अंतर्गत नहीं माना जाएगा। संविधान संशोधन के अंतर्गत नहीं माना जाएगा, ठीक है। अर्थात अनुच्छेद 4 कहता है कि अनुच्छेद 2 के तहत, यानी जो 2 में प्रावधान था कि नए राज्यों का प्रवेश और गठन, उसके अंतर्गत अगर संविधान में संशोधन किया जा रहा है, या अनुच्छेद 3 के अंतर्गत कि नए राज्यों का निर्माण करना है, राज्य क्षेत्र में परिवर्तन करना है, नाम में परिवर्तन करना है, इस तरह के अगर कोई विधेयक है उसमें अगर हम क्या कर रहे हैं, विधेयक के माध्यम से संशोधन कर रहे हैं, तब वो जो संशोधन है अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन नहीं माना जाएगा। तब ये जो संशोधन है ये साधारण विधेयक से होंगे। ये संशोधन कैसे होंगे? साधारण विधेयक द्वारा होंगे, साधारण विधेयक के द्वारा होंगे, और साधारण प्रक्रिया होगी इसके लिए। क्या होगी? साधारण प्रक्रिया, ठीक है ना। अर्थात साधारण प्रक्रिया के द्वारा ही ये अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 के अंतर्गत संशोधन माने जाएंगे, संशोधन होंगे, ठीक है। तो ये रहा अनुच्छेद 4। अब बात आती है कि देशी रियासतें, चूंकि जब संविधान बना तो उस समय हमारे पास इतने तरह के राज्य नहीं थे। उस समय जो राज्य हैं उनको 4 कैटेगरी में रखा गया था। तो थोड़ा उनके बारे में जान लेते हैं। देखें, जब
देश स्वतंत्र हुआ और संविधान बना तो संविधान में 4 प्रकार के राज्य की बात की गई। कितने प्रकार के राज्य की बात की गई? तो 4 प्रकार के राज्य। ठीक है। और ये जो राज्य है ना, इनको 4 भागों में रखा गया। कितने भाग में रखा गया? 4 भाग में। ये 4 भाग कौन थे? तो आपको याद रखना है, भाग क, फिर दूसरा था भाग ख, तीसरा था भाग ग और चौथा था भाग घ। ठीक है। जो भाग क है, इसके अंतर्गत वे राज्य क्षेत्र आते थे जहां पे ब्रिटिश सरकार का क्या था? शासन था। यानी इसमें ब्रिटिश शासन वाले राज्य शामिल थे। जबकि भाग ख की बात करें तो इसमें वे राज्य शामिल थे जो देसी रियासतें थी, जिनका शासन वो राजा खुद करते थे, लेकिन वो किससे जुड़े हुए थे? तो जो ब्रिटिश राजशाही है उससे जुड़े हुए थे। और तीसरा जो है, यहाँ पे देसी रियासतें थी, लेकिन यहाँ भी कुछ हिस्सों पे क्या था? अंग्रेजों का शासन था। और जो चौथा है, इसमें केवल और केवल अंडमान निकोबार शामिल था। इस कौन शामिल था? अंडमान निकोबार, अंडमान और निकोबार। और इस तरह से इन चारों भागों में कुल मिला के कुल 29 राज्य थे। कुल कितने राज्य थे? तो कुल 29 राज्य थे। अब हुआ क्या? जब हमारा संविधान बन रहा था तो संविधान बनने से पहले एक विधेयक आया, एक अधिनियम आया, भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947। कौन आता है? भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947। भारत स्वतंत्रता अधिनियम, भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947। और जो भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 आया तो इसमें कहा गया कि 2 डोमिनियन स्टेट होंगे, एक भारत और एक पाकिस्तान। और देसी रियासतों को इस बात की छूट दी गई कि जो देसी रियासतें जिनकी इच्छा हो वो या तो भारत में शामिल हो जाएं या पाकिस्तान के डोमिनियन स्टेट में शामिल हो जाएं, या फिर अगर वो चाहे तो स्वतंत्र भी रह सकते हैं। इस दौरान बहुत सारी देसी रियासतें थी जो कुछ भारत में शामिल हो गई तो कुछ पाकिस्तान में शामिल हुई। इस दौरान 3 देसी रियासतें ऐसी हुई कि जो किसी में भी शामिल होने से मना कर दी। इस दौरान यहाँ पे एक तरफ भारत था और दूसरी तरफ पाकिस्तान था। एक तरफ कौन था? भारत, और दूसरी तरफ कौन है? पाकिस्तान है। भारत में इस समय टोटल 562 देसी रियासतें थी। कितनी थी? 562 देसी रियासतें। देसी रियासतें। चूंकि ये स्पेक्ट्रम की बात की जा रही है, स्पेक्ट्रम की जो आधुनिक इतिहास है उसमें आप पढ़ेंगे तो देसी रियासतों की संख्या कितनी है? 62 है। इसके अंतर्गत आप ज्ञान पब्लिकेशन देखेंगे तो उसमें भी 562 ही देसी रियासतों की संख्या बताई गई है। लेकिन जब आप एम लक्ष्मीकांत को आप पढ़ते हैं तब वहां पे आपको यहाँ पे 552 देसी रियासतें मिलेंगी। ठीक है। तो अलग अलग जगहों पे ये अलग अलग देसी रियासतों का उल्लेख है। वहीं आप अगर विकिपीडिया पढ़ते हैं तो वहां पे 565 देसी रियासतों का उल्लेख किया गया है। ठीक है। तो आपको याद रखना है कि 562 क्या थी? देसी रियासतें शामिल थी। इन 562 देसी रियासतों में 559 जो देसी रियासतें थी वो भारत में तो शामिल हो गई, लेकिन जो 3 देसी रियासतें थी वो भारत में शामिल होने से मना कर दी। इन 3 देसी रियासतों में एक था जूनागढ़, दूसरा था हैदराबाद
हैदराबाद और जो तीसरा था जम्मू कश्मीर अर्थात कश्मीर था। ठीक है, तो ये तीन देसी रियासतें थी जो क्षेत्रफल में भी अच्छी खासी थी, जनसंख्या में भी ठीक ठाक थी और इनकी इनकम भी ठीक ठाक थी, और ये सीधा सीधा मना कर दिए कि हम भारत में शामिल नहीं होंगे। अब बात आती है कि जो ये जूनागढ़ है ना, ये इसका कहना था कि हम क्या होंगे, तो हम पाकिस्तान में शामिल होंगे। किसके साथ जाएंगे? पाकिस्तान के साथ जाएंगे, पाकिस्तान में हम विलय करेंगे। लेकिन इस जूनागढ़ में हिंदू बाहुल्य क्षेत्र, जो जूनागढ़ था ये हिंदू बाहुल्य क्षेत्र था, और जब हिंदू बाहुल्य क्षेत्र था और इसने कहा कि हम किस में शामिल होंगे, पाकिस्तान में। जब इसने कहा कि हम पाकिस्तान में शामिल होंगे, तब यहां पे विद्रोह होना शुरू हुआ। लोगों ने इसका विरोध करना शुरू किया, आंदोलन करना शुरू किया, और यहां का जो नवाब था इसने इन आंदोलनों को, इन विद्रोहों को कुचलने का भरपूर प्रयास किया, और अंततः यहां पे जनमत कराया गया। क्या कराया गया? जनमत। यहां पे वोटिंग हुई, और वोटिंग के द्वारा देखा गया, क्योंकि यहां पे हिंदू बाहुल्य क्षेत्र ज्यादा था, अर्थात यहां पे हिंदू जनसंख्या ज्यादा थी, तो इसका जो जनमत हुआ, इस जनमत में ज्यादातर वोट भारत के पक्ष में पड़ा, और इस तरह से इस जनमत के द्वारा इसे नवंबर 1947 में भारत में शामिल कर लिया गया। नवंबर 1947 में इसे किस में शामिल कर लिया गया? भारत में शामिल कर लिया गया। दूसरी तरफ हैदराबाद था, और हैदराबाद में निजाम का शासन था, निजाम। और ये जो निजाम महोदय है, इनका मानना यह था कि हम स्वतंत्र रहेंगे, हम किसी में नहीं शामिल होंगे, ना तो भारत में शामिल होंगे, ना पाकिस्तान में शामिल होंगे। हमारा खुद का देश होगा, हम खुद संप्रभु होंगे, हम किसी में विलय करने के लिए तैयार नहीं है। अब जब ये बातें कहते हैं, तो यहां भी क्या होना शुरू हो जाता है? विद्रोह होना शुरू हो जाता है, आंदोलन होना शुरू हो जाता है। अब ये जो निजाम महोदय हैं, ये अपने सेना के साथ इन विद्रोहों को दबाने का प्रयास करते हैं, और इसके लिए 30 नवंबर 1947 को 29 नवंबर 1947 को एक समझौता भी करते हैं भारत के साथ। लेकिन जब ये समझौता करते हैं, उसके बाद से इनका जो विद्रोह का दबाने की जो रणनीति है और कठोर हो जाती है,